आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पाठक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में गणित विषय का प्राध्यापक हूं। आप सभी बच्चों से आज मैं आव्यूह सिद्धांत यानी मैट्रिक्स थ्योरी पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमने ये ध्यान रखा है कि आव्यूह सिद्धांत की चर्चा करते समय आव्यूह के जो उदाहरण आपके सामने रखे जाएं वो सरल रखे जाएं, ताकि आप बिल्कुल आसानी से आव्यूह से जुड़ी हुई बातों को समझ सकें। तथापि यदि आपको लगता है कि कहीं कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कृपया पेन और पेपर पर उसे नोट कर लें। व्याख्यान के अंत में आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, बीच में भी आपसे प्रश्न दिया जा सकता है आपको हल करने के लिए, तो आप कृपया पेन और पेपर अपने साथ तैयार रखें। तो आइए शुरू करते हैं आप आव्यूह की यात्रा। आव्यूह हमारे गणित में एक टूल जैसा काम करता है, एक औजार जैसा काम करता है। बहुत सारे बड़े बड़े सिद्धांतों को समझने में आव्यूह का उपयोग हम लोग करते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सरल ढंग से सुलझाने के लिए आव्यूह का उपयोग हम लोग करते हैं। आव्यूह का उपयोग डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में भी किया जाता है, और विशेष प्रकार के आव्यूहों का नाम हेसियन, मैट्रिक्स, जैकोबियन वगैरह वगैरह कहा जाता है। लेकिन हम अभी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल प्रारंभ से हम देखेंगे कि आव्यूह है क्या, क्यों हमारे लिए उपयोगी है, खासकर रैखिक सरल समीकरणों को हल करने में। यह व्याख्यान मूलतः बीए बीएससी प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के विद्यार्थियों के लिए है। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है सरल उदाहरणों से आव्यूह के कुछ सिद्धांतों को समझना, और क्या इस व्याख्यान का उद्देश्य नहीं है ये भी समझना है। हम सैद्धांतिक रूप से आव्यूह के बारे में कोई भी बात करने नहीं जा रहे हैं। हम केवल उन सिद्धांतों को मानते हुए किस तरह उदाहरणों को समझा जाए, किस तरह उदाहरणों को हल किया जाए, इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप इसमें क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि आव्यूह की जाति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण निकाय यदि दिया गया है, रैखिक समीकरण निकाय, तो उसका हल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन सारी चीजों के इर्द गिर्द हमारा यह व्याख्यान केंद्रित होगा। हम बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे देखें तो एक सरल रेखा युग्म को हम देखते हैं। सरल रेखा युग्म है 3x + 2y = 12 और x - 2y = -4। इस सरल रेखा युग्म के दोनों सरल रेखाओं का ग्राफ यदि आप खींचें तो कैसे खींचेंगे देखें। पहली सरल रेखा है अपने पास 3x + 2y = 12। इसमें अगर x का मान हम 0 रखें तो y का मान 6 होगा, और इसलिए 1 2 3 4 5 6 y का मान होगा। अगर y का मान 0 रखें तो x का मान 4 होगा, 1 2 3 4 ये हमारा मान होगा। मतलब ये और ये इन बिंदुओं, दो बिंदुओं से गुजरने वाली ये सरल रेखा होगी। दूसरी सरल रेखा हमारे पास है x - 2y = -4। तो अगर इस सरल रेखा को हम खींचें, x का मान अगर 0 रखें तो y का मान 2 होगा, और अगर y का मान 0 रखें तो x का मान -2 होगा। मतलब ये सरल रेखा कुछ इस प्रकार की होगी। तो ये जो बिंदु होगा यह हमारे समीकरण निकाय का हल होगा। आइए देखें। आप देखिए ग्राफ। इस ग्राफ में दोनों सरल रेखाओं को दिखाया गया है। 3x + 2y = 12
और x माइनस 2y इक्वल टू -4। और इसमें जो बिंदु कटान बिंदु है वह इस सरल रेखा निकाय का हल होगा। यह बिंदु कौन सा है? यह बिंदु है 2, 3। अगर 2 और 3 को आप x और y की जगह रखें तो दोनों सरल रेखाओं का समीकरण संतुष्ट होता है, इसीलिए इसे हम समीकरण निकाय का हल कहते हैं। आइए अगला उदाहरण देखें। अगले उदाहरण में इसी प्रकार से हमने दो समीकरण लिए हैं, x माइनस 2y इक्वल टू -4 और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 10y इक्वल टू -12। अगर पहली विधि से ही दोनों सरल रेखाओं का ग्राफ हम खींचें तो ग्राफ आपके सामने है, जिसमें लाल रंग की जो रेखा है वह 5x माइनस 10y इक्वल टू -12 के लिए है और जो बैंगनी रंग की रेखा है वह x माइनस 2y इक्वल टू -4 के लिए है। आप देखिए ये दोनों ही सरल रेखाएं समानांतर हैं और चूंकि ये समानांतर हैं इसलिए इनका कोई भी कटान बिंदु नहीं है और कटान बिंदु नहीं होने के कारण इनका कोई भी हल नहीं है। तीसरे समीकरण की तरफ आप देखें, x माइनस 2y इक्वल टू -4, केवल एक ही हमारे पास समीकरण है, दो चर हैं x और y, या अगर इसी को हम k से, k कोई अगर कांस्टेंट है, अचर है, नॉन जीरो, तो उससे अगर गुणा करें तो k इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू -4k लिखें तो ये सरल रेखा लंबाई में पूरी सरल रेखा बनती हुई चली जाएगी, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा और इस सरल रेखा के जितने बिंदु होंगे वो सभी इसको संतुष्ट करेंगे और इसलिए सभी इसके हल होंगे और ऐसी स्थिति में हमको सरल रेखा के जितने बिंदु हैं वो हल के रूप में प्राप्त होंगे और इसलिए अनंत हल हमें इस स्थिति में प्राप्त होंगे। तो आपने देखा कि सरल रेखा युग्म अगर हमारे पास है a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू b1, a1 डैश x1 प्लस a2 डैश x2 इक्वल टू b2, तो तीन स्थितियां हमारे सामने हैं। पहली स्थिति जो आपने देखी जिसमें दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो हमें एक ही हल मिलता है। एक स्थिति आपने देखी जिसमें एक ही सरल रेखा है जिसमें सारे बिंदु उसके सॉल्यूशन है, तो ऐसी स्थिति में हमें अनंत हल प्राप्त होते हैं क्योंकि सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु उसका एक हल बन जाता है। और तीसरी स्थिति आपने देखी जिसमें दो सरल रेखाएं समानांतर हैं और इसलिए उसमें कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों स्थितियां इन उदाहरणों से तो स्पष्ट हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हल हमें प्राप्त होंगे वो किन स्थितियों में प्राप्त होंगे, वैसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें हमें एक ही हल प्राप्त होगा या अनंत हल प्राप्त होगा या कोई हल प्राप्त नहीं होगा। उस शर्त को खोजा जाए, उन स्थितियों को ज्ञात किया जाए जिससे हमें इन हल की संभावनाओं का पता चल सके कि किस प्रकार का हल हमें प्राप्त होने वाला है। आप देखिए एक ही हल में फिर से हम उन्हीं समीकरणों को लेकर आ रहे हैं, x माइनस 2y इक्वल टू -4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अगर इसको आप विलोपन विधि जो स्कूलों में सिखाई जाती है जिसे हम गाउस विलोपन के नाम से जानते हैं, अगर उसका उपयोग हम लाएं तो पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दूसरे से घटाएं ताकि x का विलोपन हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो समीकरण बनेगा वह होगा x माइनस 2y इक्वल टू -4 और 3 से गुणा करके पहले समीकरण को दूसरे से घटाने पर जो दूसरा समीकरण बनेगा वह होगा 8y इक्वल टू 24। और इससे स्पष्ट है कि y का मान 3 मिल जाएगा और y का मान 3 रखने के बाद पहले समीकरण से हमें x का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इस विधि को हम बैक सब्स्टिट्यूशन विधि कहते हैं, क्योंकि पहले हम y का मान निकालते हैं फिर ऊपर जाते हैं और x का मान निकालते हैं। दूसरी स्थिति देखें, जब हमारे पास कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, फिर अगर इस विधि को हम लगाते हैं तो आप देखें कि आपको पहले समीकरण में 5 से गुणा कर दूसरे से घटाएंगे तो आपको जो दूसरा समीकरण है वह 0 बराबर 8, 0 इक्वल टू 8 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह एक विरोधाभास है, यह संभव ही नहीं है कि 0 8 के बराबर हो जाए और इसलिए ऐसी स्थिति में
हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। तीसरी स्थिति में आप देखें कि हमारे पास जो दो समीकरण थे, x माइनस 2y इक्वल टू -4 और 3x माइनस 6y इक्वल टू -12, इसमें अगर इस विधि को लगाएं तो पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दूसरे से घटाएंगे और x का विलोपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दूसरा समीकरण है वह 0 बराबर 0 हो जाता है। मतलब दूसरे समीकरण का कोई मतलब ही नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह हमेशा ही संतुष्ट है। इसलिए हमारे पास केवल एक ही समीकरण बचता है और जबकि चर हमारे पास दो हैं, x और y। मतलब यहां समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से कम है, दो चरों में एक ही समीकरण है। तो आप देखें, पहली स्थिति में आपके पास दो चर हैं, विलोपन के बाद दो समीकरण बचते हैं और दोनों से एकमात्र हल आपको ज्ञात होता है। दूसरी स्थिति में दूसरे समीकरण में आपको विरोधाभास मिल जाता है। तीसरी स्थिति में दोनों समीकरण अंततः एक ही समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं और दो चर एक समीकरण होने के कारण अनंत हल की स्थिति बनती है। आप एक बात और गौर करें कि इन सारी चीजों में ये जो गाउस विलोपन की विधि है, इसमें एक्स और वाई की कोई भूमिका नहीं है। जो भी काम हम कर रहे हैं वह केवल गुणकों के साथ कर रहे हैं। एक्स का गुणक 1 है या वाई का गुणक 2 है, इसको देखते हुए हम केवल गुणा कर रहे हैं और घटा रहे हैं। एक्स और वाई की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है और यहीं से मैट्रिक्स का जन्म हो जाता है कि जब हमें एक्स और वाई की जरूरत ही नहीं है, केवल गुणकों का की जानकारी के साथ गुणकों के उपयोग से अगर हम हल की स्थिति में पहुंच सकते हैं तो क्यों न कोई ऐसा औजार, कोई ऐसा टूल अख्तियार करें जिसमें हमें एक्स और वाई न लिखें, केवल गुणक ही लिखें और हमारे पास जो उत्तर है वो प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हम आते हैं अब मैट्रिक्स पर, आव्यूह पर। सामान्य तौर पर ये हमने एक बड़ा आव्यूह लिखा है m क्रॉस n, जिसमें आपको m पंक्तियां हैं और n कॉलम्स हैं। पंक्तियां मतलब जो A11, A12 से लेकर A1n ये पहली पंक्ति है, A21, A22 से लेकर A2n ये दूसरी पंक्ति है। अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो A11, A21 से लेकर AM1 तक पहला कॉलम है, A12, A22 से लेकर AM2 तक दूसरा कॉलम है आदि। तो ये इस तरह से मैट्रिक्स बनता है। सामान्य तौर पर हम लोग एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मतलब 3 पंक्तियों और 3 स्तंभों 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स का उपयोग ज्यादा करते हैं आपकी विशेषकर पाठ्यक्रम में, और इसलिए हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पर चर्चा अपनी ज्यादा केंद्रित रखेंगे। ये कोटि 3, चूंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, मतलब इसमें जो स्तंभों की संख्या है वह पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए इसको वर्ग आव्यूह कहते हैं और ये कोटि 3 का वर्ग आव्यूह हमारे सामने है। इसमें पहला कॉलम R1 कहा जाएगा, A11, दूसरा कॉलम B1, B2, B3, R2 कहा जाएगा, तीसरा कॉलम C1, C2, C3, R3 कहा जाएगा। और इन कॉलम मैंने शायद गलती से कह दिया पंक्तियों को, और इनको हम रो वेक्टर्स कहेंगे, पंक्ति सदिश कहेंगे। इसी प्रकार से जो पहला कॉलम है A1, B1, C1 उसको हम C1 कहेंगे, A2, B2, C2 को C2 कहेंगे और A3, B3, C3 को C3 कहेंगे। इनको हम कॉलम वेक्टर्स कहते हैं या वेक्टर्स कहते हैं। तो यदि आपसे कोई वेक्टर कहता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वह कॉलम वेक्टर की बात कर रहा है। जब भी हम रो वेक्टर कहेंगे तभी हम रो वेक्टर लिखेंगे और रो वेक्टर समझेंगे। अगर केवल वेक्टर कहते हैं तो इसका मतलब होगा कि वह एक कॉलम वेक्टर है। आप एक बात को ध्यान देंगे तो इसमें आपको समझने में मैट्रिक्स थ्योरी को आसानी होगी। अगर किसी रो वेक्टर में आप किसी मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो हमेशा ही एक रो वेक्टर मिलेगा। उदाहरण के रूप में
अगर इसको आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आप हमें बाद में बताएंगे। आप देखेंगे कि आपको एक रो वेक्टर मिलेगा, आप इसे गुणा करके रखेंगे। और इसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक्स के बाद कॉलम वेक्टर लगाएं तो हमें एक कॉलम वेक्टर मिलेगा। आप इसको भी हल करके रखें, क्योंकि बहुत ही छोटा ये प्रॉब्लम है और इसको आप तुरंत ही मिनटों में हल कर सकते हैं। इस जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपने पूर्व में देखा कि समीकरणों को ऊपर नीचे करने से हल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी समीकरण में किसी शून्येतर संख्या नॉन जीरो नंबर से गुणा करने पर हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी समीकरण को किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर दूसरे समीकरण में जोड़ने या घटाने से हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो चीजें हैं उनको हम फिर से देखें। पंक्ति सदिशों के स्थान में आपसी परिवर्तन, ऐसा हम कर सकते हैं। किसी पंक्ति सदिश में एक शून्येतर संख्या से गुणा, ऐसा हम कर सकते हैं। किसी पंक्ति सदिश में एक शून्येतर संख्या से गुणा कर दूसरे पंक्ति सदिश में जोड़ना या घटाना, ऐसा हम कर सकते हैं। ये हमारे पूर्व के उदाहरण से स्पष्ट है। और चूंकि हम ऐसा कर सकते हैं तो इन सभी रूपांतरणों को हम प्रारंभिक रूपांतरण या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इनसे हमारे हल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनसे आव्यूह के मूल लक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जरा देखें कि रैखिकता परतंत्र होने का क्या अर्थ होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। मान लीजिए एक रो है Ri और दूसरा रो है Rj। Ri को आप R1 समझ सकते हैं, Rj को R2 समझ सकते हैं। अगर Ri बराबर ARj है, जैसे R1 बराबर 3R2 है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये एक दूसरे पर निर्भर हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं। मतलब एक पंक्ति सदिश अगर दूसरे पंक्ति सदिश का कोई गुणक है नॉन जीरो, तो उस केस में वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। यही नहीं, अगर एक पंक्ति सदिश दो पंक्ति सदिशों या दो से ज्यादा जो भी पंक्ति सदिश हमारे आव्यूह में हैं उनके गुणकों का योग या घटाव भी है, तो वैसी स्थिति में हम सारे जो पंक्ति सदिश होगा उसको एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंडेंट होना कहते हैं। उसी प्रकार से जो कॉलम की स्थिति है उसमें भी अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम का मल्टीपुल है तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, या एक कॉलम बाकी बचे कॉलमों के गुणकों का लीनियर कॉम्बिनेशन है या जोड़ घटाव है, तो वैसी स्थिति में भी हम कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इन सारी चीजों को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। एक जो बहुत मुख्य बात है, इसको बिल्कुल आप ध्यान दें और इसको नोट कर लें कि जो मैट्रिक्स की जाति होती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वह रैखिकता स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की संख्या या रैखिकता स्वतंत्र स्तंभ सदिशों की संख्या, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स के बराबर होती है। मतलब यदि हम यह ज्ञात कर लें कि मैट्रिक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं या मैट्रिक्स में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, तो हमें बड़े आराम से मैट्रिक्स का रैंक या मैट्रिक्स की जाति पता चल जाती है। यदि एक कोटि n का वर्ग आव्यूह है तथा A की जाति n है, तब A को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है वह हमेशा ही नॉन जीरो होता है। मतलब अगर रैंक कोटि के बराबर हो जाए वर्ग आव्यूह की स्थिति में, तो वैसा मैट्रिक्स हमेशा ही व्युत्क्रमणीय होता है, इन्वर्टिबल होता है। मतलब उसका इन्वर्स हमेशा ही निकाला जा सकता है। एक मैट्रिक्स से आपको हम परिचित कराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके उपयोग से आप सारे काम, रैंक निकालना, सॉल्यूशन निकालना, ये सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं।
इस मैट्रिक्स का नाम है एस्लॉन मैट्रिक्स या एस्लॉन सोपानक आव्यूह। इस मैट्रिक्स में आप देखिएगा जो स्टार आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कोई भी एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स इनको कह सकते हैं, जीरो एलिमेंट्स हैं। आप ये देखिए कि प्रत्येक पंक्ति में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको हमने एक बॉक्स के अंदर रखा है, क्योंकि उसकी एक भूमिका है। इस पहले जो नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है इसको हम कहते हैं पाइवोट एलिमेंट, धुरी अवयव। और आप ये भी देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में पाइवोट एलिमेंट के पहले जो शून्य की संख्या है वह रो बाय रो इंक्रीज कर रही है। पहले रो में कोई भी संख्या नहीं है, 0 है। दूसरे रो में 0 की संख्या 2 है। तीसरे रो में 0 की संख्या 3 है, और इस प्रकार से 0 की संख्या बढ़ती जा रही है। या ये देखें कि पाइवोट रो के नीचे बिल्कुल पूरी तरह 0 ही 0 मैट्रिक्स में है। अब एस्लॉन मैट्रिक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ा गुण है, किसी एस्लॉन मैट्रिक्स के शून्येतर पंक्ति सदिश रैखिकता स्वतंत्र होते हैं। नॉन जीरो रोज ऑफ एन एस्लॉन मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसका हम खूब उपयोग करते हैं। नॉन जीरो रो किसे कहते हैं? नॉन जीरो रो उस रो को कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नॉन जीरो मौजूद हो। अगर सारे के सारे जीरो एलिमेंट होंगे, जैसे आप सबसे नीचे के रो को देख रहे हैं, तो हमारे लिए जीरो रो है। नीचे के ऊपर वाला रो भी जो है वह केवल जीरो है, इसलिए वो भी हमारे लिए जीरो रो है। लेकिन उसके ऊपर जहां जहां पाइवोट एलिमेंट जिस रो में है वो सभी हमारे लिए नॉन जीरो रो होते हैं। और नॉन जीरो रो एस्लॉन मैट्रिक्स के हमेशा ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका हम उपयोग करेंगे। अब माना कि आव्यूह ए को रूपांतरित करके और हमने एक एस्लॉन आव्यूह ई प्राप्त कर लिया। तो जब आप ई प्राप्त कर लेंगे तो वैसी स्थिति में आपने ये देखा कि जो रूपांतरण होता है, रो रूपांतरण जिसको हमने पहले बताया आपको, प्रारंभिक रूपांतरण, उसके उपयोग से मैट्रिक्स के मूल कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए जो ए की जाति होगी वही ई की जाति होगी। और ई की जाति क्या होगी? तो ई में जितने पाइवोट एलिमेंट होंगे वही ई का रैंक होगा, या ई में लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज की संख्या होगी। अभी जो मैट्रिक्स आपके सामने है इसमें आपको 4 पाइवोट एलिमेंट दिख रहे हैं, और इसलिए जो मैट्रिक्स है इसका रैंक 4 है। लेकिन आइए थोड़ा और क्लैरिटी के साथ इस उदाहरण को देखें। आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बड़ा मैट्रिक्स हमने रखा है। इस मैट्रिक्स को हमें बदलना है एस्लॉन फॉर्म में। क्या करेंगे ये आप ध्यान से देखेंगे। आप सबसे पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट पहले रो का है 1, उसको घेर दें, चाहे आप स्क्वायर से घेरें या सर्किल से घेर दें, और वह आपके लिए पहला पाइवोट एलिमेंट हो गया। अब उस पाइवोट एलिमेंट की मदद से जो नीचे के एलिमेंट्स हैं दूसरी रो के, उसको आपको जीरो करना है। मतलब दूसरी रो के 2 को जीरो करना है, तीसरी रो के 1 को जीरो करना है, और चौथी रो के 2 को जीरो करना है। इसके लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। मतलब जैसे हमें 2 को जीरो करना है तो हम लिखेंगे R2 - 2R1, और इसी तरह जब हमें 1 को जीरो करना है तो R3 - R1। ऐसा करेंगे तो आप देखिए जो दूसरा मैट्रिक्स आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है वह मिलेगा, जहां पर केवल 1 पर सर्किल है, बाकी नीचे के सारे जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो चुके। लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखते हैं कि जो दूसरा कॉलम है उसमें भी सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए। अब जब ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए, जो दूसरे रो में आपको पाइवोट एलिमेंट बनाना पड़ेगा, और दूसरा रो का पाइवोट एलिमेंट -2 होगा, क्योंकि पहला नॉन जीरो एलिमेंट दूसरे रो का -2 है। अब अगले चरण में हम -2 के नीचे के सारे एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। मतलब R3 में जो 2 मौजूद है उसको जीरो करेंगे, R4 में जो -2 मौजूद है उसको जीरो करेंगे, और उसको जीरो करने के लिए हम प्रारंभिक रूपांतरण का इस्तेमाल करेंगे। जैसे R3 + R2 कर सकते हैं, या R4 - R2 कर सकते हैं, और इस तरह से हम प्रारंभिक रूपांतरणों का इस्तेमाल करके नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। जब नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे
तो आप देख रहे हैं कि तीसरे कॉलम के बाद चौथे कॉलम में भी 0 0 आ गया, तीसरे और चौथे रो में, लेकिन चौथे रो में 3 आपको नॉन जीरो एलिमेंट एक मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है बदलते बदलते अब इस्लॉन फॉर्म में तो आ गया, लेकिन पाइवोट एलिमेंट्स की संख्या यहां केवल 3 है या 3 नॉन जीरो रोज हैं, और इसलिए रैंक इस मैट्रिक्स का 3 हुआ। फिर से हम उन्हीं उदाहरणों पर आते हैं एक बार। ये आप देखें, इसमें जो समीकरण हमारा है इसको हम x गुणा कॉलम वेक्टर 1 3, y गुणा कॉलम वेक्टर -2 2 और इक्वल टू -4 12 कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो -4 12 है वह लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे दो कॉलम्स का, और इस प्रकार ये जो -4 12 है उसको हम एक इन दो कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के वेक्टर के रूप में देख सकते हैं। अब आइए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये इक्वेशन लिखा जाएगा 1 -2 3 2 xy -4 12, जिसको ax इक्वल टू b के रूप में भी देखा जा सकता है, और ऐसे समीकरण निकाय को हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। खासकर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या संवर्धित आव्यूह कहते हैं, जिसमें a को लिखने के बाद एक लकीर खींच देंगे और तब हम b को लिखते हैं। अब ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको हम एस्लॉन फॉर्म में बदलेंगे। देखिए यहां पर आप और सरलता से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम एस्लॉन फॉर्म में बदल रहे हैं। 1 हमारा पहला पाइवोट एलिमेंट है, उसके नीचे हमें 3 है, 3 को 0 करना है। 3 को 0 करने के लिए हम पहले जो रो है उसमें -3 से गुणा करेंगे और दूसरे में जोड़ देंगे -3r1 + r2। अगर ऐसा करें तो हमें जो आप दूसरी तरफ मैट्रिक्स देख रहे हैं वह मैट्रिक्स मिलेगा, और उसमें आपको पाइवोट एलिमेंट जो दूसरा पाइवोट एलिमेंट है वह 8 के रूप में दिखेगा, और 8 के रूप में देखने से आपको पता चलेगा कि A के रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या 2 है। लकीर के पहले आप देखें, लकीर के बाद के हिस्से को अगर बंद कर दें, -4 24 को हथेली से बंद कर दें, तो आप देखें कि A का रैंक भी 2 मिलेगा, और फिर हाथ हटा दें, पूरे मैट्रिक्स को देखें तो भी आप देखेंगे कि रैंक 2 ही मिलेगा। मतलब A के रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या और AB के रैखिकता स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या बराबर है, और दोनों की संख्या 2 है। अब आइए यहां हम इस बात को नोट करें कि जो रैंक A हुआ वह भी 2 हुआ, और रैंक AB जो हुआ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो भी 2 हुआ, और दोनों की जाति बराबर हो गई। ऐसी स्थिति में हमें एक ही हल प्राप्त हुआ था। स्थितियों का पूरा एक साथ तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो ये 3 समीकरण हमारे पास थे, और ये मैट्रिक्स हमारे पास मिलेंगे। आप देखें, अगर आप तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखिए पहली स्थिति हमने विस्तार से देखी थी पहले। दूसरी स्थिति में जहां कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है, वहां आप देखें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वह बदल के एस्लॉन फॉर्म में जब आया है, तो लकीर के पहले का जो मैट्रिक्स है आपके बाईं लकीर के बाईं हाथ की तरफ 1 -2 0 0, उसमें केवल एक ही पाइवोट एलिमेंट है, मतलब रैंक उसका 1 हो गया। लेकिन पूरे मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो उसमें 2 पाइवोट एलिमेंट हैं, 1 और 8। तो वैसी स्थिति में पूरे मैट्रिक्स का रैंक 2 हो गया। तो मतलब रैंक ए रैंक AB के बराबर नहीं हो रहा है, और इसलिए हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है। तीसरी स्थिति में आप देखें कि अगर लकीर के पहले आपकी मैट्रिक्स देखें 1 -2 0 0, तो एक पाइवोट एलिमेंट है, और पूरे मैट्रिक्स को भी देखें तो एक ही पाइवोट एलिमेंट है। मतलब दोनों मैट्रिक्स रैंक में बराबर हैं। A का रैंक भी 1 है और AB का रैंक भी 1 है, दोनों के रैंक बराबर हैं, लेकिन यह रैंक जो है वह चरों की संख्या से कम है, और ऐसी स्थिति में हमें अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आप देखिए एक ही हल प्राप्त होने के लिए
पहले तो समझें कि हल प्राप्त होने के लिए दोनों मैट्रिक्स के रैंक बराबर होने चाहिए। दूसरी स्थिति, अगर बराबर हैं तो हल एक ही होगा यदि चरों की संख्या रैंक के बराबर है, और हल अनंत होंगे यदि चरों की संख्या रैंक से ज्यादा है। अगर दोनों के रैंक बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें हल प्राप्त ही नहीं होगा। ये आप देखें, ये स्थितियां, तीन स्थितियां हैं आपके पास, और इन तीनों स्थितियों से हमें यह समझ में आ रहा है कि कब हमारे पास हल होगा, कब हल नहीं होगा, या हल होने पर कब हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा और कब हमें अनंत हल प्राप्त होगा। अगर किसी समीकरण निकाय का हल संभव नहीं हो तो उसे हम असंगत समीकरण निकाय या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। अगर हल प्राप्त होता है तो उसे संगत समीकरण निकाय या कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। एक ही हल का एक दूसरा उदाहरण देख लें। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप लिखें तो ये आपके सामने है। इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम एशेलॉन फॉर्म में बदलेंगे। इसके लिए दो रो ट्रांसफॉर्मेशन पहले लगाया गया। चूंकि 6 को जीरो करना है तो R2 माइनस 3R1 किया गया। चूंकि -2 को जीरो करना है इसलिए R3 प्लस R1 किया गया। फिर दूसरा मैट्रिक्स हमें मिला, वहां पर जो पाइवोट एलिमेंट -1 है उसके नीचे 3 है, उसको जीरो करना है, इसलिए R3 प्लस 3R2 किया गया, और अंत में हमें एशेलॉन मैट्रिक्स के रूप में ये प्राप्त हो गया। एशेलॉन मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो रैंक ए और रैंक ए बी दोनों 3 के बराबर है, क्योंकि यहां पर अगर आप लकीर के पहले वाले 3x3 मैट्रिक्स को देखें, 2 1 1 0 -1 -2 0 0 -4, तो 3 नॉन जीरो रो हैं, तीनों ही रो नॉन जीरो हैं। और अगर पूरे मैट्रिक्स को भी देखें तो 3 ही नॉन जीरो रो हैं, इसलिए दोनों मैट्रिक्स का रैंक 3 है, और इसलिए सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। चरों की संख्या भी 3 है, इसलिए सिस्टम का जो यह हल होगा वह अद्वितीय होगा। और अगर कैसे हल निकालेंगे ये देखें तो जो अंत में मैट्रिक्स हमें मिला उसको अगर पुनः हम समीकरण के रूप में लिखें तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू -4 और -4z इक्वल टू -4, और गाउस का जो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आप देखें, फिर आप z का मान निकालें, z का मान दूसरे समीकरण में रखें तो y का मान निकलेगा, और y का मान अगर आप तीसरे समीकरण में रखें तो आपको x का मान मिल जाएगा। उसी प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की स्थिति में आप देखें तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बना। इस मैट्रिक्स में 3 हमारा पहला पाइवोट एलिमेंट है A11, और इस पाइवोट एलिमेंट की मदद से हम काम कर सकते थे, लेकिन चूंकि कंप्यूटेशन के गणना के दृष्टिकोण से 1 को रखना हमारे लिए एक सहज काम होता है, इसलिए हम यहाँ पर रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। मतलब R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह ले रहे हैं। क्योंकि R2 में 1 है और R1 में 3 है, 1 को ऊपर ले जाना हमारी एक प्राथमिकता रहती है, क्योंकि गणना में आसानी हो सके, और कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं ले जाना चाहते तो नहीं ले जाएं, हल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप अगर ऐसा ले जाएं तो 1 आपका पाइवोट एलिमेंट हो गया। अब 1 के नीचे 3 को जीरो करना है, और इसके लिए हमने 2 प्रारंभिक रूपांतरण लगाए, R2 माइनस 3R1 और R3 माइनस 3R1। अगर ऐसा हम करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इस फॉर्म में मिल जाएगा, 1 -1 1 2 0 2 -1 -12 और 0 4 -2 -24। दूसरे रो में पाइवोट एलिमेंट 2 है, जिसके नीचे 4 को हमें जीरो करना पड़ेगा, और 4 को जीरो करने के लिए हम R3 माइनस, ये गलत लिख गया है शायद, करेक्शन, R3 माइनस 2R2 होना चाहिए, ये R3 माइनस R2 नहीं होगा। R3 माइनस 2R2 जब आप करेंगे तो आपको ये जो मैट्रिक्स है वह आपको मिल जाएगा। और ये मैट्रिक्स में आप देखें कि दोनों जो मैट्रिक्स होंगे, ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स, इन दोनों के रैंक 2 हैं, जबकि चरों की संख्या 3 है, और इसलिए यहां पर हमें अनंत हल प्राप्त होगा। मतलब रैंक दोनों के बराबर है, लेकिन चरों की संख्या उससे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हमें
इनफाइनाइट। अब इसको निकालें कैसे, आप देखिए उसी उदाहरण का ये कंटिन्यूएशन में ये चीज लिखी गई है। कैसे निकालेंगे, तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 और 2y माइनस जेड इक्वल टू -12 में। अब यहां पर जो वेरिएबल किसी भी समीकरण के पहले नहीं है वह कौन सा वेरिएबल है, z। z पहले समीकरण में भी पहले नहीं है और दूसरे समीकरण में भी y पहले है, z नहीं है। तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल, और फ्री वेरिएबल का मतलब होता है कि ये वेरिएबल कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। कोई भी मान z को हम दे सकते हैं, चाहे आप जो मान देना चाहें, और इसीलिए हम z का मान t रख देते हैं। z का मान जैसे ही t रखते हैं वैसे ही y का मान निकल जाएगा, और y का मान निकलने के बाद x का मान निकल जाएगा। आपको बड़े बड़े ये दिख रहे हैं, लेकिन जब आप काम करेंगे तो बड़ा आसान सा दिखेगा। लेकिन अब t का कोई खास मान भी अगर आप रखें, जैसे मान लीजिए t का मान हमने 2 रख दिया, तो z का मान 2 हो जाएगा, y का मान -5 हो जाएगा और x का मान भी -5 हो जाएगा। और इसलिए x बराबर -5, y बराबर -5 और z बराबर 2, ये इस समीकरण निकाय का एक हल है। अनंत हल क्यों है? क्योंकि t के अनंत मान हो सकते हैं। आपने t बराबर 2 रखा, आपका कोई मित्र t बराबर 5 रख सकता है, आपका कोई मित्र t बराबर 10 रख सकता है। जो मान चाहे t का आप रख सकते हैं। t का चूंकि हम अनंत मान रख सकते हैं, इसलिए हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। और ऐसी स्थिति में हम एक हल भी बता देते हैं, और t का कोई भी मान आप रख दीजिए, उससे एक हल आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप कोई हल नहीं के उदाहरण को 3x3 मैट्रिक्स में देखना चाहें तो इस उदाहरण को देखें। इसमें 1 हमारा पाइवोट एलिमेंट है, जिसके नीचे 3 और 2 को हमें 0 करना पड़ेगा, इसलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया R2 - 3R1 R3 - 2R1 और हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इस मैट्रिक्स को प्राप्त होने के बाद -2 हमारा फिर पाइवोट एलिमेंट बना, जिसके नीचे 2 को हमें 0 करना पड़ेगा, और 2 को 0 करने के लिए हम फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे R3 + R2। R3 + R2 को जब हम लगाएंगे तो हमें फिर से ये मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स में आप देखें, लकीर के बाएं जो मैट्रिक्स है 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0, इसमें 2 ही पाइवोट एलिमेंट हैं, तो इसकी रैंक हो गई 2। लेकिन पूरे मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो 3 पाइवोट एलिमेंट मिलते हैं, मतलब इसकी रैंक हो गई 3। मतलब रैंक ए, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के रैंक के बराबर नहीं है। पहले का रैंक 2 है, दूसरे का रैंक 3 है, और इसलिए दोनों बराबर नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। ये स्थिति हमारे पास है, और इसलिए ये सिस्टम जो है वह इनकंसिस्टेंट है। इसी प्रकार से अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि b जो है वो 0 हो जाए, मतलब ax बराबर 0 है। ax बराबर 0 अगर है तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, ये इक्वेशन आपके पास हो गया। x - 2y = 0, 3x + 2y = 0। ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि x और y को अगर आप 0 0 कर दें तो हमेशा ही हल आपको प्राप्त होगा। मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, ऐसे समीकरण निकाय का हमेशा ही एक हल है। सदैव शून्य हल एक हल है, और इसीलिए शून्य हल को निकाय का हम तुच्छ हल या ट्रिवियल सॉल्यूशन कह सकते हैं या कहते हैं। तो इससे यह बात स्पष्ट है कि ऐसे समीकरण निकायों में ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती कि हमें हल प्राप्त न हो। जबकि पूर्व में आपने देखा था कि ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई थी ax बराबर b नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, जब हमारे पास कोई हल नहीं था। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास ऐसी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती कि हल नहीं हो, क्योंकि 0 हल, शून्य हल हमेशा ही इसका एक हल है। इसे को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन
या तुच्छ हल कहते हैं। लेकिन एक बात और देखें कि यहां पर b केवल 0 है, इसलिए यहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की जगह हम केवल आव्यूह A की स्थिति ही देखते हैं। आव्यूह A की स्थिति देखने से ही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें ज्ञान हो जाता है कि कब हल मिलेगा और कब हल नहीं मिलेगा। आइए देखें जरा विस्तार से। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है Ax = 0। फिर से उसी समीकरण को लेते हैं। अब आप देखिए कि जो मैट्रिक्स बना उसकी क्या स्थिति है। जो मैट्रिक्स बना उसमें A मैट्रिक्स 1 - 2 3 2 1 पाइवोट एलिमेंट है। उसके नीचे 3 को हमें 0 करना पड़ेगा। 3 को 0 करने के लिए जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है वह है R2 - 3R1, और R2 - 3R1 जैसे ही हमने किया वैसे ही रो 2 का जो 3 एलिमेंट था वो 0 हो गया और जो 2 था वो बदलकर 8 हो गया। और ऐसी स्थिति में आप देखें कि जो A मैट्रिक्स है उसका रैंक अब क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों 2 हो गया? क्योंकि पाइवोट एलिमेंट की संख्या 2 है, या दूसरे शब्दों में जो नॉन जीरो रोज हैं उनकी संख्या 2 है, और इसलिए रैंक मैट्रिक्स का 2 हो गया। और रैंक जो है वो बराबर है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। 2 वेरिएबल हमारे पास x और y हैं और रैंक भी हमारा 2 है, दोनों बराबर हो गए। और दोनों बराबर हो गए तो वैसी स्थिति में आप देखिए, अगर इसको हम ग्राफ से देखें तो 3x + 2y = 0, और ये नीले रंग की रेखा है, और दूसरी रेखा लाल रंग से x - 2y = 0। अगर आप इन दोनों का ग्राफ खींचे तो ये केवल और केवल 0 ओरिजिन पर ही एक दूसरे को काट रही हैं। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ हम निकालते हैं कि यदि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर समीकरण A की कोटि चरों की संख्या के बराबर हो जाए तो वैसी स्थिति में केवल हमें तुच्छ हल ही प्राप्त होगा। तो अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बराबर हो जाए चरों की संख्या के तो केवल तुच्छ हल प्राप्त होगा। अब ये तो स्पष्ट है कि रैंक चरों की संख्या से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए दूसरी स्थिति जो बनेगी वह बनेगी कि रैंक यदि चरों की संख्या से कम है, रैंक A इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वैसी स्थिति में हमारे पास इस समीकरण निकाय के अनंत हल प्राप्त होते हैं। देखिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। x - y + z = 0, x + 2y - z = 0, 2x + y + 3z = 0। इसका अगर आप व्यू लें तो अच्छा, इसका अगर ज्यामितीय आप विजुलाइजेशन करना चाहें कैसे होगा, ये जो 3 वेरिएबल हैं तो ये एक प्लेन बन जाता है, तल बन जाता है। आप पहले 2 तल को ले लें तो ये एक सरल रेखा में काटेगी, इनका कटान जो होगा एक सरल रेखा होगी, और तीसरा प्लेन जब उस सरल रेखा से गुजरेगा तो आपको एक बिंदु मिलेगा, और वह बिंदु ही इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे तो 1 - 1 1 1 2 और -1 और 2 1 3, इस मैट्रिक्स में 1 आपका पाइवोट एलिमेंट है, उसके नीचे के जो अवयव हैं 1 और 2 उनको 0 करना है। उनको 0 करने के लिए हम R2 - R1 करेंगे, और 2 को 0 करने के लिए R3 - 2R1 करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इस मैट्रिक्स में 1 के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो गए, और दूसरे रो में पाइवोट एलिमेंट हमें 3 मिल गया। अब इस 3 के नीचे के 3 को हमें 0 करना पड़ेगा, और इसके लिए सहज है कि हम R3 - R2 कर दें। R3 - R2 जब हम करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स फिर प्राप्त हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स में आप देखें कि 3 पाइवोट एलिमेंट हैं या 3 नॉन जीरो रोज हैं, इसलिए यहाँ पर हमें जो रैंक है वो 3 है, जो चरों की संख्या x y z के बराबर है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास आप जानते हैं कि केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन या शून्य हल ही प्राप्त होगा, दूसरा हल प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आइए आगे दूसरे उदाहरण को देखें। ये उदाहरण
आपको स्पष्ट करेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होंगे, अनंत हल कब प्राप्त होंगे। इस उदाहरण में आप जो 3 इक्वेशंस हैं उनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास होगा 1 -1 1 1 प्लस 1 2 -1 2 1 0। इस मैट्रिक्स में पहला जो पाइवोट एलिमेंट है 1 हो गया, उसके नीचे जो 1 2 है उसको 0 करना है। उसको 0 करने के लिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वह R2 - R1 और R3 - 2R1 ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वह यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा 1 0 0 -1 3 3 1 -2 2। इसमें दूसरे रो में पाइवोट एलिमेंट बन गया 3, उसके नीचे जो 3 है इसको पुनः 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हमने R3 - R2 लगाया। R3 - R2 करने के बाद जो मैट्रिक्स बना वह बना यह मैट्रिक्स 1 -1 1 0 3 -2 0 0 0। इसमें आप देखें कि जो रैंक है वह रैंक बराबर हो गया 2 के, और जो वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, और ऐसी स्थिति में हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। अंत वाला मैट्रिक्स जो आपको प्राप्त हुआ वो ये था, और इसमें रैंक जो है वो पाइवोट एलिमेंट के बराबर है। 1 और 3 जो स्क्वायर में घिरे हुए हैं ये पाइवोट एलिमेंट्स हैं, तो पाइवोट एलिमेंट्स की संख्या 2 है, जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, x, y और z। तो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है, और ऐसी स्थिति में हमारा जो समीकरण निकाय है इसके पास अनंत हल हमें प्राप्त होंगे। अनंत हल कैसे प्राप्त होंगे? तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब बदल के आपके पास है वह हो गया x - y प्लस z = 0 और 3y - 2z = 0। इसमें पुनः आप देखें कि z दोनों समीकरणों में कहीं भी पहले अवयव के रूप में, पहले एलिमेंट के पहले वेरिएबल के रूप में उपस्थित नहीं है, इसलिए हम सामान्य तौर पर z को फ्री वेरिएबल मान लेते हैं और z का मान हम t रख देंगे। z का मान जैसे ही t रखेंगे हमें दूसरे समीकरण से y का मान मिलेगा 2z = 3, और जब z और y का मान हम पहले समीकरण में रखेंगे तो x का मान मिलेगा 2t/3 - t। अब इसी प्रकार आप t का कोई खास मान अगर 3 रख दें तो आपको x का मान -1, y का मान 2 और z बराबर 3 मिल जाएगा, जो एक सिस्टम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक विशेष हल है। लेकिन अनंत हल क्यों है? क्योंकि z बराबर t होने से और t का मान अनंत होने से अनंत मान हम t को प्रदान कर सकते हैं, और इसलिए z के अनंत मान हो सकते हैं, और z का जो मान होगा उसके लिए x और y के संगत मान होंगे, और इस प्रकार हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। तो ये हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐसी स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं। अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्राप्त हुए, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि दिए गए आव्यूह A को एस्लान रूप E में प्रारंभिक रूपांतरणों की मदद से कैसे रूपांतरित करते हैं, और आव्यूह की जाति एस्लान आव्यूह में मौजूद शून्येतर पंक्ति सदिशों की संख्या के बराबर होती है। आपके पास पेन और पेपर है, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, आप एस्लान फॉर्म में उसको बदलिए और बताइए कि रैंक कितना है। बहुत आसान सा मैट्रिक्स हमने लिखा है। ये मैट्रिक्स आप देखें, इसको एस्लॉन फॉर्म में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? खरगोन बरवाहा MPC बरवाहा खरगोन, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं कि उनके पास पेन और पेपर ही नहीं है। आप कैसे कक्षा में दिए हुए उदाहरणों को हल करेंगे यदि आप पेन और पेपर लेकर नहीं आएंगे?
आप इस आव्यूह का रैंक बता सकते हैं तो हाथ खड़ा करें। हेलो 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 हाँ बताएं। सर, एमएच कॉलेज जबलपुर। हाँ Rank of I am Priyanka Tripathi from MH College Jabalpur. The rank of this matrix will be 1. फाइन। इसका एस्लॉन फॉर्म में आपने बदला इसको। इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया, क्योंकि आपका पाइवोट एलिमेंट यहां पर 1 हो जाएगा। इसके नीचे 3 हमें 0 करना है, तो बहुत आराम से हम R2 - 3R1 कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप R2 - 3R1 करेंगे कि आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 2 और नीचे भी 0 हो जाएगा, ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। और इसलिए चूंकि एक ही पाइवोट एलिमेंट है और रैंक यहाँ पर 1 हो जाएगी। दूसरे महाविद्यालयों से जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, कृपया वो भी उत्साह के साथ भाग लें। एक मैं दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूं, आप उसमें बताएं कि क्या स्थिति बनती है। ये मान लीजिए हमने किसी सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। ऐसी स्थिति में आपको हल मिलेगा या नहीं मिलेगा, रैंक ए क्या होगा और रैंक ए बी क्या होगा। जो बता सकते हैं कृपया हाथ खड़े करें। जबलपुर के अलावा और कोई महाविद्यालय? ये मैट्रिक्स है। पहले वाले मैट्रिक्स का हल जबलपुर ने जब ये नहीं था तो बताया हुआ है। इस मैट्रिक्स में अगर ए बी हमारे पास है तो हल आपको बताना है। फिर आप देखेंगे कि पाइवोट एलिमेंट यही है, इसको 0 करना है, ट्रांसफॉर्मेशन वही लगेगा। लेकिन इस बार ये दोनों 0 हो गए। यहां पर क्या एलिमेंट आएगा? कोई भी कॉलेज, कोई भी महाविद्यालय जबलपुर छोड़ के, इस एलिमेंट का मान क्या होगा जब आपने R2 - 3R1 किया है? R2 - 3R1 करने का मतलब है कि आपको 6 - 3 × 4 करना पड़ेगा। ये 6 है, -3 × 4 करना पड़ेगा, और ये होगा 6 - 12। इसका मान क्या होगा? हेलो। अब आप देखें, यहां रैंक ए 1 है और रैंक ए बी, पूरे मैट्रिक्स का रैंक हम देखें तो एक पाइवोट एलिमेंट ये है और दूसरा ये है, रैंक 2 है। तो दोनों रैंक जो हैं वो बराबर नहीं हैं, और इसलिए ऐसे सिस्टम का कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। दमोह कॉलेज, पथरिया दमोह, आप बताएं कि हम इस 6 की जगह पर क्या ऐसा लिख दें कि इस समीकरण का हल हमें प्राप्त हो जाए। हेलो। हाँ बोलें। हाँ सर, 2। इस
6 की जगह हम 2 लिख दें? हाँ सर। अच्छा चलिए 2 लिख के देखते हैं। इन्होंने कहा कि आप यहां 2 लिख दें। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे तो 1 2 4 3 6 और यहां पर क्या होगा, सॉरी ये 0 और 0, यहां पर अब कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 तो अभी था। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने R2 माइनस 3R1 लगा दिया तो क्या आएगा? बताएं, हाथ खड़ा किया है खरगोन से, बारवाहा खरगोन से किसी बच्चे ने। नहीं आएगा सर। 4। आप इस एलिमेंट का मान कितना बता रहे हैं? 4 करके देखें। 2 माइनस 3 इंटू 4 इज 2 माइनस 12, इट शुड बी माइनस 10। और ऐसी स्थिति में भी आपको हल प्राप्त नहीं होगा। आपको हल, ये ध्यान रखना है कि हल कब प्राप्त होगा? जब दोनों रैंक बराबर हो जाएं। और रैंक कब बराबर होगा? जब यहां भी 0 मिल जाए इसी ट्रांसफॉर्मेशन से। और इसलिए यहां पर अगर आप 12 रखेंगे तभी दोनों रैंक आपस में बराबर होंगे और तब आपको हल मिलेगा। हाँ, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें। किसी महाविद्यालय से कोई प्रश्न है? फिर आप अगला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, समय की पाबंदी है यहां पर, इसलिए हम अगला प्रश्न आपको नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप अपनी पुस्तकों में दिए हुए विभिन्न उदाहरणों को हल करें। मैट्रिक्स को हमेशा एस्लॉन फॉर्म में बदलकर अगर आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और उससे आपको जो उदाहरण हैं उनको हल करने में समझ भी बढ़ेगी। इसलिए आप सबों से हमारी अपेक्षा है कि मैट्रिक्स थ्योरी पर दिए गए इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे और अपनी अपनी कक्षा में मैट्रिक्स थ्योरी के अंतर्गत कम से कम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अन्य विषयों और अन्य यूनिट्स में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।